डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली इराक के नए प्राइम मिनिस्टर जो कि एक शिया प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फैंटास्टिक गाय करार दिया है। उनको कहा है कि ये एक नए चैंपियन है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इराक की पॉलिटिक्स, इराक की नई हुकूमत किस साइड पर खड़ी है, ईरान या अमेरिका। इराक को इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। इराक को समझना इसलिए भी जरूरी है कि इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट का ये जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है, इराक इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि इराक के अंदर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इराक की पॉलिटिक्स, ईरान का इन्फ्लुएंस, अमेरिका बादर का इन्फ्लुएंस, इनके नए प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका का विजिट, ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप क्यों इतनी तारीफें कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इराक की इस वक्त। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी डिटेल्स जो काफी रिसर्च के बाद मैं आपके सामने लाया हूं। आइए जानते हैं। इराक की पॉलिटिक्स को समझने से पहले जरूरी है कि हम इनकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जरा समझें। हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है लेबनान की हुकूमत का स्ट्रक्चर, कि किस तरह क्रिश्चियंस और मुस्लिम मिलकर वहां पर हुकूमत करते हैं। एक पावर शेयरिंग फार्मूला बना हुआ है, यानी एक रफ आइडिया है कि किसने कहां पर बैठना है, सदर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, पार्लियामेंट का स्पीकर कौन होगा। ये इस वीडियो में हमने देखा था। इसी तरह इराक की भी बात करें तो वो भी एक काफी डाइवर्स कंट्री है और स्पेशली 2003 की इन्वेजन के बाद इनकी जो डिविजन्स थी वो मजीद खुलकर सामने आई हैं, जैसा कि शिया पार्टीज हैं, सुन्नी पार्टीज हैं और कुर्दिश ग्रुप्स हैं। और इवन कुर्द तो ये क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका ऑटोनमस रीजन है और वहां पर हम हुकूमत करते हैं। तो इराक में जो एक रफ फार्मूला बना हुआ है 2005 के बाद से लेकर अब तक, उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक होगा शिया कम्युनिटी से, क्योंकि शिया वहां पर हैं मेजॉरिटी में, तकरीबन 65%। और प्राइम मिनिस्टर के पास ही ज्यादा इख्तियारात होते हैं। आर्म फोर्सेस का भी हेड वही होता है, जबकि प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है जो कि कुर्दिश बंदे के लिए रखी जाती है और पार्लियामेंट का स्पीकर सुन्नी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट चूंकि प्राइम मिनिस्टर की है और उसका ताल्लुक भी ज्यादातर शिया कम्युनिटी से होता है, क्योंकि शिया ग्रुप्स बहुत तगड़े हैं वहां पर। शिया ब्लॉक एक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क बनाता है पार्लियामेंट के अंदर, जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को भी मुंतखब करते हैं और इस पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत हुकूमत बनाई जाती है। तो इस बार इलेक्शंस में दो नाम इमर्ज हुए जिनको सेलेक्ट करना था पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट होती है इलेक्टेड और उसके बाद उनकी एक काउंसिल होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती है। इसमें नूरी अल मालिकी का भी नाम था, जो आपको याद है यूएस इन्वेजन के बाद जो हुकूमत बनी थी उसमें भी ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इसके अलावा ये नए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अली अल जैदी। नूरी अल मालिकी को ज्यादा ईरान की हमायत हासिल थी और अली अल जैदी को ज्यादा अमेरिका की। हालांकि ये हैं भी शिया, इसके बावजूद अमेरिका ने इनको काफी सपोर्ट किया और इनको पार्लियामेंट के अंदर से भी सपोर्ट मिली, क्योंकि इराक के अंदर पावर हलकों का ये कहना था कि इस बार हम एक नए बंदे को ट्राई करना चाहते हैं जिसका पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा नाम नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। 40 साल इनकी उम्र है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बैंकर हैं और ये इस साल इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यानी सबसे पावरफुल पोजीशन, जिनको अमेरिकन बैकिंग भी हासिल है। अमेरिकन की यहाँ भी टिपिकल प्लेबुक है, प्रेशर डालने के लिए सैंक्शंस। तो नूरी अल मालिकी को हटना पड़ा क्योंकि डॉलर्स आने थे अमेरिका से। और अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने इराक का विजिट किया है और वहां पर सारे लोगों से ये मिले हैं, सारी टॉप लीडरशिप से, प्राइम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट के स्पीकर से और फॉरेन मिनिस्टर से। और ईरान ने भी ये मैसेज दिया कि ये जो नई हुकूमत बनी है हमारे इनके साथ ताल्लुकात चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है ईरान के हवाले से, ईरानियन सपोर्टेड ग्रुप्स। तो अब बात करते हैं इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के चैलेंजेस के बारे में और अमेरिका इनसे क्या तवक्कुआत रखता है और इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अमेरिका से। सबसे पहले तो इनकी ख्वाहिशात की बात करें तो इनके ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका से अपना ताल्लुक शिफ्ट कर रहे हैं मिलिट्री से इकोनॉमी की तरफ, यानी अब हम इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं। हम अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा ठेके देना चाहते हैं ताकि मिलकर पैसा बनाएं और रेवेन्यू शेयर करें। आपको याद है इराकी इन्वेजन के बाद जब सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा, अमेरिका ने कितने ज़्यादा तेल के कुओं पर कब्जा किया था और बहुत ज़्यादा तेल निकाला है यहाँ से।
और अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स की कुछ प्रेजेंस कायम है, जो पिछले 7-8 सालों से हम सुन रहे हैं कि अमेरिका निकल जाएगा यहाँ से। कभी ये भी खबर आती है कि निकल गया है, लेकिन फिर पता चलता है कि यार वो चंद ट्रूप्स बैठे हुए हैं। तो अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कंप्लीट इनखला की रिपोर्ट्स के बावजूद कि जी 2000 फौजी अभी भी बैठा हुआ है इराक के अंदर। और डेफिनेटली अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं यहाँ पर, डिफरेंट ये जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और पूरी जियो स्ट्रेटजी है। आपको याद है हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इजराइल की बेसिस का इंकशाफ हुआ था सऊदी अरब के बॉर्डर के पास, ये इराक के एरिया में, और फिर इराकी फोर्सेस फौरन मोबिलाइज हुई और उन्होंने इजराइल की इस बेस को उखाड़ फेंका। अमेरिका यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जरूरी समझता है ईरानियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, और अभी वो हम आगे देखेंगे कि ईरान का किस लेवल तक इन्फ्लुएंस है, जो कि अमेरिका के लिए एक तशवीश की बात है। तो अमेरिका के अभी भी ट्रूप्स यहाँ पर हैं, तो अब यही इराक में ज्यादातर जो फैक्शंस हैं वो यही चाहते हैं कि अमेरिकी अब निकल जाएं ऑफिशियली। अमेरिका फिर भी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए यहाँ बहुत से जो ऑपरेशंस हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस, उनको जारी रखता है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल प्रेजेंस मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की वैसे तो ख्वाहिश है कि इनको ज्यादा से ज्यादा ऑयल मार्केट की एक्सेस मिले, यानी एक्सट्रैक्शन वगैरह की, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल बड़े शदीद हैं। और अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज कहां से आता है? अमेरिकन सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं ईरानियन फोर्सेस की जानिब से। अब ईरानियन बैक्ड फोर्सेस की पेनिट्रेशन इराक के अंदर बहुत डीप है, ये कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और आपको याद है जब ये जंग शुरू हुई थी तो किस तरह इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स अमेरिकन पर हमले कर रहे थे, चाहे वो अमेरिकन बेसिस हो या इवन अमेरिकन एम्बेसीज हो, डिप्लोमेटिक स्टाफ हो, वो सारा छुप गया था या निकल गया था इधर से, क्योंकि जिस लेवल के वो हमले कर रहे थे। तो इसमें डाइवर्स किस्म की सपोर्ट नजर आती है हमें ईरान की इन ग्रुप्स को। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसमें एक फोर्स है पीपल्स मोबिलाइजेशन फोर्स, जो कि इराकी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है, और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ शिया हैं, उसमें सुन्नी भी हैं। यानी पीएमएफ एक पूरी आप कह सकते हैं यूनिट है इराक की आर्म फोर्सेस की, जो कि ईरान के साथ बहुत क्लोजली टाइड हैं। पीएमएफ तो है ऑफिशियल इराकी आर्म फोर्सेस का हिस्सा। इसके अलावा अगर अनऑफिशियली रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, जो कि ये सबसे ज्यादा हमले करते हैं। और ये रिसेंट वॉर में ये जो शुरू हुई, जिसमें इराक में भी हमने झड़पें देखी, अमेरिका की इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस से भी झड़पें हुई और पीएमएफ से भी झड़पें हुई, यानी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों फोर्सेस से झड़पें हुई। और याद रहे पीएमएफ इराकी फोर्सेस का ही एक यूनिट है, एक पूरा उनकी एक अलग कोर है जिनके ईरान के साथ लिंक्स हैं। और इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ज्यादातर शिया ग्रुप्स हैं जिनको ऑब्वियसली ईरान बैक करता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी शिया फिगर मौजूद है इराक के अंदर, अली अल सिस्तानी, जिनको ग्रैंड आयतुल्लाह भी कहा जाता है, जो कि अगेन ईरान के बहुत क्लोज हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इनडायरेक्टली ईरान को फायदा पहुंचाता है इराक की पॉलिटिक्स के अंदर। और करबला और नजफ जैसे अहम इलाके भी इराक में हैं और शिया इस्लाम हमें यहाँ डोमिनेट नजर आता है। अमेरिका यहाँ पर यह चाहता है कि सारे आर्म ग्रुप्स हुकूमत के अंडर आ जाएं और कोई भी आजादाना ऑपरेट ना कर सके, क्योंकि ये अमेरिकन को हिट करते हैं। और ये ईरानियन बैक ग्रुप्स की बात करें, पीएमएफ हो चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स हो, इन्होंने दाइश के खिलाफ भी एक मौसर लड़ाई लड़ी हुई है। तो अब जो इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं नए, उनको 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो डेफिनेटली इकोनॉमी और इराक के अंदर होने वाली बहुत ज्यादा करप्शन, किस तरह उसको रोकना है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि ईरान और अमेरिका की जो एक इनडायरेक्ट वॉर है इराक के अंदर, उसमें किस तरह बैलेंस ढूंढना है। और तीसरा बड़ा चैलेंज जिसका प्रेशर उनको अमेरिका की तरफ से भी आ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं और जो आर्म्ड मिलिशियाज हैं उनको डिसआर्म करना है। और इसमें ज्यादातर कौन से ग्रुप्स हैं? ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स। और क्या ये इनके लिए आसान होगा कि ईरानियन बैक ग्रुप्स को वो इतनी आसानी से डिसआर्म कर दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने इसका इरादा किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी डेफिनेटली इस हवाले से इन पर थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है कि आप इनको डिसआर्म करें। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर है जो ये सीरिया के अहमद अल शरा पर डाल रहे हैं कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें लेबनान के अंदर। मतलब लेबनान और सीरिया काफी क्लोज हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि अहमद अल शरा, जिसको हम बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे
हैं वो हमारी खिदमात का ये सिला दें कि हिजबुल्लाह से लड़ें, जबकि वो बेचारे अपने मुल्क में हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी पिछले 10-12 सालों में बहुत लड़ाइयाँ की हैं, वो भी अमन चाहते हैं। तो ये तो एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा और इराक की ऑफिशियल हुकूमत पर भी यही दबाव डाला जा रहा है, जिसको इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई डिमांड रखी गई हुकूमत की जानिब से तो वो हमारी तरफ से फारिगी समझें, हम हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन नहीं करेंगे। यानी उनका यही मतलब है कि हम ताउन तो करेंगे, लेकिन अगर हमें डिसार्म करने की बात की गई तो ये नामुमकिन है। और इवन ट्रंप ने यह भी एडमिट किया था कि हमने इराक के कुर्दों को भी असलहा और पैसा दिया, लेकिन वो ईरान के खिलाफ लड़े ही नहीं। और उधर भी सेम ही तकरीबन रीज़न थी कि वो अपने लिए एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहते थे, IRGC से जंग मोल नहीं लेना चाहते इस स्टेज पर, जब बड़े अरसे बाद वहाँ पर किसी हद तक एक अमन आया है। और नए प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी जो डेडलॉक क्रिएट हुआ था वो भी शिया ब्लॉक्स के दरमियान ही हुआ था। यानी ज़्यादातर जो एक्टिविटी नज़र आती है वो शिया ब्लॉक्स और शिया पार्टीज की ही है इराक के अंदर। याद रहे सद्दाम हुसैन एक सुन्नी थे और उनको भी बहुत सी मुश्किलात फेस आई थी मसलकी इख्तलाफात को मैनेज करते करते, लेकिन अपने दौर में फिर भी उन्होंने किसी हद तक एक स्टेबिलिटी कायम रखी हुई थी, जो कि अब तबाह हो चुकी है अमेरिकन इन्वेजन के बाद। और जितनी भी ये डिविजन्स और फॉल्ट लाइंस हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। और शायद यही मकसद होता है इन मगरबी ताकतों का कि ये जो कभी पावरफुल मुस्लिम ममालिक थे इनको वीक किया जाए, इनको डेंट किया जाए, जो हमें अभी इराक के केस में नजर आ रहा है। बिल्कुल बुरा हाल है, हर तरफ डिविजन्स नजर आती हैं और कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हर जगह मनमानी चल रही है और इसी का फिर फायदा उठाती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। ईरान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है, अमेरिका अपना उधर इजराइल बेसिस बना रहा होता है। तो इस तरह की फिर एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं। कुछ आम ग्रुप्स ये जरूर कहते हैं कि हम नए प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं और उनकी हर बात को मानेंगे नेशनल यूनिटी की खातिर, जबकि जो ईरान के ज्यादा क्लोज ग्रुप्स हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत को ब्लैंक चेक नहीं दे सकते। अमेरिका की 2003 की इराकी इन्वेजन के बाद हमने देखा था कि ईरान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उनकी पेनिट्रेशन में इजाफा हुआ था इराक के अंदर। उससे पहले सद्दाम हुसैन ईरान के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़ा हुआ था, जिसको जब अमेरिका ने तोड़ा तो ईरान के लिए भी रास्ता खुल गया। तो जहां सद्दाम हुसैन को तो डिसमेंटल कर दिया गया, IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नेटवर्क बहुत एक्सपैंड हो गया और वो इराक के अंदर तक चला गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो कितना मजबूत है इराक के अंदर, जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल आज तक परेशान है। अमेरिका तो फिर भी निकल जाएगा और तकरीबन वहां से निकला ही हुआ है। असल प्रॉब्लम इससे होती है इजराइल को। और कुछ इजरायली एनालिस्ट अमेरिका के इस इकदाम पर तनकीद करते हैं कि आपने इराक की इन्वेजन क्यों की, जिससे IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एम्बोल्डन हुआ और उनकी रीच में बेपनाह इजाफा हुआ है। और इसलिए फिर इजराइल इसको काउंटर करने के लिए आसपास मिलिट्री बेसिस कायम करता रहता है, जो आजरबाईजान के हवाले से रिपोर्ट आई थी, जो इराक के हवाले से रिपोर्ट आई थी, UAE के हवाले से आई थी। यानी अपने कंट्री से निकलकर वो इस तरह IRGC को काउंटर करना चाहते हैं। सीरिया में वो आगे बढ़े हुए हैं, लेबनान में वो आगे बढ़े हुए हैं। तो इजराइल का वो तरीका है और ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए पेनिट्रेशन करता है इजराइल को काउंटर करने के लिए। और ये एक बड़ी टफ बैटल है। और ये जो रिसेंट जंग है ईरान और अमेरिका की, इसमें भी इराक का एक अहम किरदार नजर आया है। अमेरिका के बहुत से एसेट्स पर हमला किया गया है इराक के अंदर ईरानियन बैक्ड फोर्सेस की जानिब से। और क्लियर कट ये अमेरिका और ईरान की जो वॉर है उसकी स्ट्रेटजी के अंदर एक अहम मोहरा है इराक। यहाँ पर इराकी प्राइम मिनिस्टर की एक और ख्वाहिश है कि ओपेक के सिलसिले में हमारा कोटा बढ़ाया जाए। अब ये सारे ओपेक के कंट्रीज देख रहे हैं कि UAE निकल गया है और UAE ने भी यही बहाना लगाया है कि हमने अपनी ऑयल एक्सपोर्ट ज्यादा करनी है और ओपेक की ग्रुपिंग हमें लिमिट करती है कि हम कितना तेल बेचेंगे। तो इराक भी इस हवाले से परेशान है और वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इराक के लिए भी एक अहम गुजरगाह है और वो भी ज्यादा इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो दूसरी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और दूसरी ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। जो ग्रैंड फॉप पोर्ट है इनकी बसरा की, यहाँ से तुर्की चाहता है कि इराक के साथ एक रेलवे और रोड कॉरिडोर का आगाज किया जाए और इराक की मसनूआत को फिर पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए तुर्की के रास्ते। और ये हमने इस वीडियो में देखा था कि अगर ये रूट इस्टेब्लिश हो जाता है तुर्की के साथ तो फिर इराक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर सकता है, अदरवाइज इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं।
और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट टू वेस्ट ऑयल पाइपलाइन बिछाई है। इराक को भी एक लंबे एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, रोड, रेलवे, पाइपलाइंस, तब ही वो इस कन्वेंशनल मैरीटाइम चोक पॉइंट को इवेट कर सकेंगे, वरना नहीं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इनकी एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक गिरी हुई हैं, ऑयल एक्सपोर्ट्स, इस जंग की वजह से। तो वो अब उसमें इजाफा चाहते हैं और ओपेक को भी कह रहे हैं कि हमारे कोटे में इजाफा करो, जो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है हम उसको कवर करना चाहते हैं। और अमेरिका से इनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका इनकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में इनकी मदद करेगा। याद रहे कि इराक भी दुनिया में एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है और ओपेक का अहम मेंबर है। और इस विजिट में भी इनके साथ बहुत से अहम लोग शरीक थे, मिनिस्टर्स के साथ साथ बिजनेस के लोग भी मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप का भी यहाँ पर यही कहना था कि इराक के पास तेल के अलावा और भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन तेल की वजह से हम इनके साथ बहुत सी डील्स करने के लिए तैयार हैं। इराक की यही एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका से अपना ताउन सिक्योरिटी से इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा इराक की सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। और जितने अमेरिकन पर वहाँ हमले किए जाते हैं ईरानियन बैक्ड फोर्सेस की जानिब से, वो भी अमेरिका के लिए एक मेजर चैलेंज है। और इराक की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से दूसरे ममालिक की तरह यहाँ भी IMF हाजिर हो जाती है कि हम आपको कर्जे देंगे। ऐसे मुल्क चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आएं, लेकिन हालात इतने ख़राब कर दिए जाते हैं कि इन्वेस्टर दूर भागते हैं और वहाँ पर IMF आता है रेस्क्यू के लिए महंगे कर्जों के साथ, और आपकी मईशत की मजीद बैंड बजाता है। लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है, महंगाई बढ़ती है, आपके लोन्स में इजाफा होता है और आप एक भिखारी बन के रह जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी जब हालात ही नहीं अच्छे होंगे। यही चीज़ हम पाकिस्तान के केस में देख रहे हैं, यही चीज़ हम इजिप्ट के केस में देख रहे हैं, और भी बहुत सी जगहों पर जहां पर बहुत से मसले मसाइल हैं। यानी हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि इन्वेस्टर ना आए, लेकिन उसका एक मुतबादिल आपको दे दिया जाता है IMF। और इराक बेचारे की भी यही स्टोरी है। लेकिन इराक की बात करें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाई है। पूरी अमेरिकन एग्रेशन के बावजूद वो अभी भी खड़े हुए हैं और अभी भी उनकी एक वाइब्रेंट सोसाइटी है और उनकी इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। लेकिन पॉलिटिकल डिवाइड भी बहुत गहरी है और इसमें जियोपॉलिटिक्स का भी किरदार है। सऊदी अरब और UAE के भी अपने अपने एम्बिशंस हैं कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं यहाँ पर, और सऊदी अरब ने भी अभी रिसेंटली इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। इराक का ऑफिशियल क्लेम ये है कि पिछले 23 सालों में जंगों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और सिर्फ दाइश के नुकसानात की बात करें तो वो 500 बिलियन डॉलर्स के बताते हैं, जिसमें अभी भी लोगों के घर तबाह हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ी हुई हैं और खस्ता हाली है बहुत से इलाकों में। तो इसलिए भी इराक चाहता है कि ओपेक में इनका फेयर शेयर बढ़े और इनको ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। दाइश के खिलाफ इराकी फोर्सेस 2017 में एक क्लियर विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए प्राइम मिनिस्टर अली जैदी के लिए चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं। इनके लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा और करप्शन पर काबू पाना भी। और इसके अलावा जो आर्म ग्रुप्स हैं उनको भी ये डिसआर्म करने की एबिलिटी नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने पिछले 23 सालों में यहाँ अपने आप को फोर्टिफाई किया है और ना ही वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं। उनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिल सकती है बेहतर मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन बड़े स्ट्रेटेजिक गेन्स हासिल करने में वो नाकाम रहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, क्या इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कामयाब होंगे? आने वाले दिनों में उनके ईरान के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होंगे या अमेरिका के साथ? और क्या ये ईरानियन बैक ग्रुप्स के साथ कोई मफाहमत कर सकते हैं या फ्यूचर में इनके लिए ये बड़े चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल हैं। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर
कर सकते हैं। और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़ जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।